दिल्ली के चुनावी रण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वे दिल्ली में उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने केजरीवाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। धामी ने दिल्ली के लोगों से एमसीडी चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। सीएम धामी ने मोती नगर इलाके में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार रितु मदान के लिए डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बीजेपी और केंद्र सरकार का काम देख रही है। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त है। दिल्ली के भविष्य को देख रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं और लंबे भविष्य को देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है, जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी, तो ये सारी जनता देख रही है। और जनता ने यहाँ पर जो सरकार है दिल्ली की सरकार आप पार्टी, उस सरकार को भी देखा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी गूंज जाती है, वरना कोई भी कलह नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का एक बयान बीजेपी को बड़ी राहत दे सकता है, खासकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत को। बीजेपी के अंतर्कलह पर हरीश रावत ने कहा कि छोटा राज्य है और छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी गूंजती है, वरना बीजेपी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और न ही कांग्रेस के अंदर। हरीश रावत ने कहा कि जो पूर्व सीएम है, राज्य को उनके अनुभवों का कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। बीजेपी को भी अपने पूर्व सीएम के अनुभवों का फायदा मिल रहा है। बात स्पष्ट कर दूं, बड़े राज्य में भी प्रतिद्वंदिताएं होती हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बड़े राज्य होते हैं, वहां यदि आवाज निकलती भी है तो गूंजती नहीं है। ये छोटा राज्य है, छोटे बर्तन में छोटी आवाज भी होगी तो गूंजेगा, तो ये छोटे राज्य में ये चीजें गूंजती हैं। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है और कांग्रेस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता को रिझाने के लिए बीजेपी की कवायद तेज हो गई है। इसी रणनीति के तहत संगठन में पहले की तुलना में अब महिलाओं को ज्यादा भागीदारी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी महिला वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। संगठन में महिलाओं को बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी जा रही है। इन दिनों बीजेपी संगठन में मोर्चा, जिला और मंडल स्तर पर विस्तार चल रहा है, जिसमें महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व देने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि महिलाओं की बढ़ चढ़ कर वोटिंग ने उसे दोबारा सत्ता दिलाई। अब 2024 के मद्देनजर बीजेपी अब इसी माइक्रो प्लान पर आगे बढ़ रही है। पार्टी को भरोसा है कि इससे आने वाले वक्त में उससे काफी फायदा होगा। क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं ने हमको वोट दिया है, इसलिए हमने तय किया है कि पिछली बार तो महिला अध्यक्ष नहीं थी, इस बार 2 जिलों में महिला अध्यक्ष बनाई है और हमने अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठों को जिले की टीम के अंदर भी आह्वान किया है कि हम लोग महिला प्रतिनिधित्व तो बड़ी संख्या में रखेंगे, क्योंकि महिलाओं का जो योगदान रहे ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मिलता है। आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां सही तरीके से चुनाव नहीं कराया जा रहा है, बल्कि सपा को वोट देने पर धमकी दी जा रही है। आजम खान ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर योगी सरकार और चुनाव आयोग की गंभीरता पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ सही तरह से चुनाव नहीं हो रहा, एसपी को वोट देने पर धमकी दी जा रही है, गलियों में फ्लैग मार्च से दहशत है। आजम खान ने कहा कि वो अखिलेश यादव से आग्रह करेंगे कि इसी से बात कर बीजेपी प्रत्याशी को जितवा दें। यहाँ चुनाव की क्या जरूरत है? हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है? अखिलेश और जयंत चौधरी के दौरे पर आजम खान ने पूछा कि इस बात के लिए आ रहे हैं, यहाँ तो चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। अखिलेश जी आने वाले हैं ऐसी सूचना है और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा और इन तीनों सीटों पर साइकिल पंचर हो जाएगी। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव आजमगढ़ और किसी भी उपचुनाव में नहीं गए, अब मैनपुरी में गली गली की खाक छान रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव की तीनों सीटों पर कमल का फूल खिलने जा रहा है और साइकिल पंचर होगी। अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे, अब मैनपुरी की गलियों में घूम रहे हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी के समर्थन में जिस प्रकार से मैनपुरी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया है, वह संकेत साफ है कि लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए, उनको आज मैनपुरी की गली गली में घूमना पड़ रहा है। और आजम खान पर आरोपों की छड़ी लगाते हुए उन्होंने कहा कि आजम साफ करें कि उनका आरोप बीजेपी पर है या चुनाव आयोग पर। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि डिम्पल यादव की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। साथ ही यह भी साफ किया है कि अखिलेश यादव ने उनका पूरा सम्मान किया है। साथ ही अब पूरा परिवार एक है। पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एसपी की यह परंपरागत सीट है और नेताजी के निधन के चलते लोगों में जो सहानुभूति दिख रही है, इससे डिम्पल यादव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगी। इस बात तो फिर नेताजी के न रहने के बाद चुनाव हो रहा है तो डिम्पल को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो डिम्पल को हर वर्ग का वोट। शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है और अब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। अखिलेश यादव पर भी मुझे भरोसा है, डिम्पल पर भी है। जब मैंने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है तो उसी पर हमारा पूरा भरोसा है। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम लोग मिल करके ही रहेंगे और हमेशा हमने समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ काम किया है, उसी तरीके से अब हम समाजवादी पार्टी में हमेशा काम करते रहे। इटावा में रेलवे के पूछताछ काउंटर से डिम्पल यादव का चुनाव प्रचार होने की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह जांच के आदेश दिए हैं। इटावा में रेलवे स्टेशन के काउंटर से डिम्पल यादव के चुनाव प्रचार की जांच शुरू हो गई है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंडल रेल प्रबंधक स्तर से जांच शुरू करा दी गई है। अनाउंसमेंट से जुड़े संबंधित रेल कर्मी के खिलाफ अनुशासन और आचरण नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इटावा जंक्शन पर रेलवे इंक्वायरी काउंटर से डिम्पल यादव के लिए चुनाव का आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक रात करीब 10:50 पर ये प्रचार किया गया। डिम्पल यादव जिंदाबाद के नारे लगे और डिम्पल को वोट देने की अपील की गई। रेलवे यूनियन कर्मचारियों पर यह आरोप लगा है। ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है, उसी में अनाउंस हुआ। ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। जिससे ये अनाउंसमेंट ट्रेनों का होता है, इससे डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, कई बार कम से कम 15 से 20 बार ये नारे लगे। रामनगरी अयोध्या को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 1056 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके अलावा सीएम ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी किया। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने रामनगरी के लोगों को बड़ी सौगात दी है। 1056.97 करोड़ की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। प्रबुद्ध जन सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, नया अयोध्या का विकास हो रहा है और इसके लिए 30,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
सीएम योगी ने आला अफसरों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विजन डॉक्यूमेंट पर मंथन हुआ। इससे पहले सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर रामलला का आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम योगी ने संतों से भी मुलाकात की। यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल बनाने के लिए जुट गई है। निवेश जुटाने के लिए यूपी सरकार के मंत्री और अफसर विदेश भी जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य नीदरलैंड्स और फ्रांस जाएंगे, तो वहीं एमएसएमई मंत्री राकेश सचान यूएई जाएंगे। यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में बैठकों का दौर जारी है। रविवार को भी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उधर विदेशी निवेशकों को लुभाने और यूपी में निवेश जुटाने के लिए सरकार के 13 मंत्री और 33 अफसर विदेश जाएंगे। 9 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये मंत्रियों के दौरे होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 17 से 19 दिसंबर तक नीदरलैंड और फ्रांस जाएंगे। वहीं एमएसएमई मंत्री राकेश सचान 12 और 13 दिसंबर को यूएई में रहेंगे। कई टीमें बनी हैं और चाहे यूएई हो, जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, स्विट्जरलैंड हो, यूके और यूएस और बेल्जियम, स्वीडन, ऐसी तमाम जो टीमें बनी हैं माननीय कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में, और हमारे अधिकारीगण, कुछ उद्योगपति, वहाँ के भी इंडस्ट्री, सबसे बातचीत हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। आज देश भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोग जमा हुए और इन्होंने सरकार से कानून बनाने की मांग की। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर से हजारों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। इन लोगों ने सरकार से जल्द 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने की मांग की है। इस मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि जाति धर्म क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठते हुए जरूरत है कि जनसंख्या संरक्षण में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान किया ताकि वोट बढ़े और राज कर सके। इसके कारण देश की जनता 1 पेंशन 1 पीपल एंड 1 लॉ से भटककर मजहब के नाम पर लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विश्व की एकता, अखंडता और विकास के लिए खतरा है। कानून लाना चाहिए जिसके कारण हर जाति का, मजहब का, भाषा का, दल का आदमी सुरक्षित महसूस करते हुए और देश की एकता और अखंडता को ना तोड़ते हुए एक देश एक जन ऐसा खड़ा हो सके। बरेली में लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी ने 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक दूसरे समुदाय के युवक ने ब्यूटिशियन के साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। इतना ही नहीं, ब्यूटिशियन को डरा धमकाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया और उसके साथ जबरन निकाह किया। आरोपों की माने तो उसे बिहार और आगरा में कई महीनों तक बंधक बनाकर रखा गया। वहाँ कई लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह भागकर वो अपने घर पहुंची। युवती ने एसएसपी से मामले की शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शाही में एक युवती के द्वारा थाने पर 6 लोगों के विरुद्ध जबरदस्ती किडनैप करना, एक्सटॉर्शन करना और उसके साथ रेप करने आदि के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें पीड़िता के 161 के बयान और मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इटावा में बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी का कारण अभी तक पता नहीं चला है और न ही खुदकुशी करने वाली छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट मिला है। इटावा के सिविल लाइन क्षेत्र के अड्डा जालिम इलाके में बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। रात में खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने गई थी। इसी दौरान उसने पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा के खुदकुशी करने की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से अभी कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइंस के अड्डा जालिम
के रहने वाले शिवराज सिंह हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बहन ने रात्रि में आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके, और उन्होंने अपने आवेदन पत्र में ये भी लिखा है कि वो नर्सिंग की छात्रा थी और नौकरी को लेकर के परेशान रहा करती थी। इसमें पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में नाबालिग युवती की गला काट कर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से कुछ दूर पर नाबालिग युवती का एक पहाड़ पे शव मिला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग युवती की रेप करने के बाद गला काट कर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मिर्जापुर में नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से गायब लड़की का शव उसके घर के पास पहाड़ी से मिला है। कुकुहीपुर पहाड़ के खदान में लड़की का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लड़की की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। लड़की का शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। असम थाना दलाट पुलिस को सूचना मिली कि गांव गठौरा की पहाड़ियों पर गांव के मुन्नालाल की पुत्री, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के आसपास है, की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और मृतका के परिवार परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।